गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लोटस स्टडी सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग कुछ बात किए थे चार्जेस के बारे में। आज हम लोग शुरू करेंगे कि ये चार्जेस क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इन सब बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये आपका टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका लेक्चर नंबर 1 है। ठीक, इस सीक्वेंस में लेक्चर्स आते जाएंगे, ठीक है, और आपको बारी बारी से इंफॉर्मेशन मिलते जाएगी हमारे चैनल पे। ठीक, तो पहला आपके पास ये है कि जो चार्जेस हैं ये चार्जेस क्या होते हैं। ठीक है, तो आप लोग मैटर बेटा पढ़े होंगे, सब लोग मैटर पढ़े होंगे। तो पढ़े होंगे मैटर में कि देखिए आपके पास जितने भी सब्सटेंस हैं वो सब के सब क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम लोग कहे थे एटम्स। क्या बोले थे? एटम्स। और इन एटम के अंदर जो है, ठीक है, तीन तरह के हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तीन तरह के चार्जेस होते हैं। इन चार्जेस को हम लोग बात करें तो इन चार्जेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मीन्स ये हम कह सकते हैं कि जितने भी आपके पास मटेरियल्स हैं उन सब में चार्जेस होते हैं। हो सकता है वो चार्ज एक ऐसा हो, वो चार्ज आपके पास न्यूट्रल हो, ठीक है, या बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो, या फिर कैसी हो, निगेटिवली चार्ज। ठीक, अब बात आती है कि चलिए ठीक है, हमारे पास मैटर में क्या आ गए, एटम्स आ गए। एटम्स के अंदर क्या है, चार्जेस हैं। ठीक, इन चार्जेस में क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। बट इनको हम लोग समझेंगे कैसे, डिफाइंड कैसे करेंगे। तो बेटा जो चार्ज होता है, चार्ज आपके पास एक तरह से ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी हमारे पास, ठीक है, सब्सटेंस की, जिसके कारण हमारे पास क्या होता है, मैटर में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एराइज होती है। ये एक्सपीरियंस भी करता है और फिर क्या करता है, साथ साथ प्रोड्यूस भी करता है। ठीक, हम लोग बात किए थे कि चार्ज इज ए प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस। मींस चार्ज जो है प्रोड्यूस भी करेगा क्या क्या, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या इफेक्ट। ठीक है, और एक्सपीरियंस भी करेगा। मींस ये कि अगर चार्ज है तो वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ही करेगा, मींस इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस ही करेगा, साथ साथ ही क्या करेगा, एक्सपीरियंस भी करेगा। इस क्या करेगा, एक्सपीरियंस भी करेगा। ठीक है, तो ये जो चार्ज होता है ये एक तरह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या करता है, प्रोड्यूस करता है या एक्सपीरियंस करता है। अब बात आती है कि चलिए ठीक है, हम समझ गए चार्जेस को। जो चार्ज होता है ये आपके पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसको डिनोट करते हैं हम लोग क्यू से। डिनोटेड बाय क्या होता है, ये होता है आपके पास क्यू। और ये क्या होता है, स्केलर होता है। क्या होता है, स्केलर होता है। ठीक है, और साथ साथ एक बात ध्यान रखेंगे कि क्यों हमारे पास क्या है, स्केलर है, और इसकी जो यूनिट होती है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, यूनिट ऑफ चार्ज। ये होता है कूलम। क्या होता है, कूलम। ठीक है, ये आपके पास स्केलर है और ये हमारे पास इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम। ठीक, इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज क्यू, ये होती है, इसको बोलते हैं हम लोग ESU। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये चार्ज की क्या है, सीजीएस यूनिट है। ठीक है, और हमारे पास जो होता है वैसे क्या होती है इसकी यूनिट, एमकेएस या SI में क्या होती है, कूलम होती है। इन दोनों में रिलेशन होता है तो 1 कूलम इज इक्वल टू होता है, 1 कूलम इज इक्वल टू होता है, ठीक है, 3 × 10⁹ ESU। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो दोस्त अब इसके बाद बात आती है हमारे पास कि चार्ज की एक और यूनिट होती है, एक तरह से हम कह सकते हैं वो चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट है, उस यूनिट को हम लोग बोलते हैं फैराडे। क्या बोलते हैं, फैराडे। और होता है 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। इसको भी आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है कि हम लोग चार्ज तो समझ लिए, चार्ज के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया। अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कि चार्ज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। हमारे पास नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस।
तो बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की। तो उसमें आपको वन बाय वन जो है डिस्कस करते जाते हैं हम लोग कि चार्ज में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो पहली प्रॉपर्टी आपके पास है, पहली प्रॉपर्टीज आपके पास है कि हमारे पास जो चार्ज होता है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। चार्ज क्या होता है, ये इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब आप लोग पढ़े हैं, स्केलर का मतलब ये है कि ये नॉर्मल मैथमेटिक्स के लॉज को फॉलो करेगा। नॉर्मल मैथमेटिक्स के लॉज का मतलब क्या हुआ कि जो नॉर्मली हम लोग एडिशन पढ़े हैं, मल्टीप्लिकेशन पढ़े हैं, डिवीजन पढ़े हैं, वो नॉर्मल लॉज को क्या करेगा, फॉलो करेगा। साथ साथ क्या होता है, जो चार्ज होता है ये आपके पास ट्रांसफरेबल होता है। चार्ज क्या होता है, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। ये आपके पास क्या होता है, ट्रांसफरेबल होता है। ठीक है, ट्रांसफरेबल होता है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लेते हैं आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ए है, दूसरी ऑब्जेक्ट क्या है, बी। ठीक, तो मींस इसमें से निकल के चार्जेस क्या हो सकते हैं, उस पर जा सकते हैं, या फिर उसमें से निकल के चार्जेस क्या हो सकते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो चार्जेस हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसफरेबल होते हैं। ठीक, तीसरी इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो चार्जेस होते हैं बेटा ये दो तरह के होते हैं। एक होता है आपके पास पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या होता है, निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या है और निगेटिव चार्ज क्या है, पहले ये समझते हैं हम लोग। तो जो चार्जेस होते हैं ये होते हैं दो तरह के, एक होता है आपके पास पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव चार्ज। एक क्या होता है आपके पास, निगेटिव चार्ज। ठीक है, अभी निगेटिव चार्ज क्या होता है थोड़ा समझ लीजिए, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज क्या होता है ये समझ लीजिए। तो ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है कि बेटा देखिए नॉर्मली जो चार्ज किसी बॉडी में प्रोड्यूस होता है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण आता है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब हुआ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ए है, इसमें से इलेक्ट्रॉन अगर निकल के क्या हुआ, इसमें चला गया इस तरह से। ठीक है, तो ये बॉडी क्या हुई, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई और उसके पास क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस हो गया। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है उस बॉडी को हम लोग बोलते हैं क्या, पॉजिटिवली चार्ज या पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन गेन किया उसे क्या बोलते हैं हम लोग, निगेटिवली चार्ज या निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज का मतलब हुआ बेटा कि आपके पास पॉजिटिव चार्ज का मतलब हुआ कि यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब एक चीज और आपसे पूछा जाता है कि बताइए क्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है। तो पहले सोचने वाली बात है कि देखिए किसी भी हमारे पास जो एटम्स होते हैं उस एटम में न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक, तो अब अगर हम लोग मान लेते हैं किसी भी एटम को एनर्जी देंगे तो पहले कौन एक्साइट होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे, ना कि हमारे पास क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। मीन्स ये कि हमारे पास क्या हुआ, यहां पर जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तब बॉडी में इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज एराइज होंगी। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, उसको एक्साइट कराने में हमको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, और फिर जब बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए उनको एक्साइट कराने के लिए तो हम लोग वहां बाद में पढ़ेंगे, वो चीज हम लोग न्यूक्लियर बेस में स्टडी करते हैं, अभी की बातें ये नहीं है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज ये है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और निगेटिव चार्ज का क्या मतलब बेटा, ये होता है, निगेटिव चार्ज का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई बॉडी है उसमें से हमारे पास चार्ज का ट्रांसफर हुआ। ठीक, तो क्या उस बॉडी के मास में भी चेंजिंग आएगी कि नहीं आएगी। ठीक, सोचे वाली बात है। तो आप लोगों ने पीछे पढ़ा है कि देखिए हमारे पास जो चार्ज होता है उसमें हमेशा क्या होता है, चार्ज में हमेशा मास होता है। ठीक है, और फिर भी बात है कि रिवर्स का क्या होगा, तो वो हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा आपके पास, ठीक है, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी का नाम है आपके पास कि हमारे पास अगर किसी बॉडी में क्या है कि चार्जेस हैं तो उसके मास होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, उस पर हम लोग बातें करेंगे। तो आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए बेटा अगर किसी भी बॉडी में मान लेते हैं ये आपके पास एक बॉडी है, ये आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, और अगर इसके अंदर क्या है, चार्जेस है, इसके अंदर क्या है, चार्जेस है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, मास मस्ट होगा। ठीक है, अगर इफ दिस बॉडी contains the charges,
दिस बॉडी contains the charges contains the charges contains the charges then it must have mass then it must have mass must have mass इसका मतलब ये बेटा अगर कोई भी बॉडी है अगर उसके अंदर चार्ज है तो उसके अंदर मास जरूर होगा, ठीक है। लेकिन इसका उल्टा उल्टा की बात की जाए इसका मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं मास है तो चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। इसका मतलब जैसे एग्जांपल लिया जाए, हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो एग्जांपल की बात की जाए, जैसे आप लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, इसकी बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो आप सबको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है, वो होता है आपके पास, ये होता है इसका मास 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 केजी। जबकि इसके चार्ज की बात की जाए तो आप लोग सब पढ़ेंगे इसका चार्ज कितना होता है, माइनस होता है, कितना होता है, माइनस। इसी तरह से प्रोटॉन की बात की जाए तो प्रोटॉन में भी आपको मालूम बेटा तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है कितना होता है, प्लस ही चार्ज होता है, ठीक है। और अगर मास की बात की जाए तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन आप लोग पढ़े हैं, ये जो मास ऑफ प्रोटॉन है ये होता है आपके पास 1.67 इंटू 10 टू पावर -27 केजी। एक बात यहाँ रिमार्केबल है कि देखो अगर किसी भी बॉडी में चार्जेस है, चाहे इलेक्ट्रॉन की बात करें हम लोग या प्रोटॉन की बात करें, तो उसके अंदर मास जरूर है, लेकिन इसका रिवर्स सोचिए, इसका उल्टा ठीक सोचिए। उल्टा का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग कहें कि किसी बॉडी में अगर मान लेते हैं मास है तो चार्ज के बारे में आपको क्या राय है, तो चार्ज के बारे में बेटा ये ध्यान देना है कि देखो अगर किसी बॉडी में मास है तो हो सकता है वो चार्ज हो या ना हो। एग्जाम्पल जैसे आप लोग देखिए, एग्जाम्पल अगर आप बात करते हैं तो अगर इफ ए बॉडी कंटेन्स दी ठीक है मास, कंटेन्स दी मास, ठीक है, इट may not have the charge, may not have the charge। इसका मतलब क्या हुआ बेटा भाई समझो थोड़ा सा। जैसे एग्जांपल ले हम लोग न्यूट्रॉन की, इसका एग्जांपल ले ले न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के केस में क्या होता है, न्यूट्रॉन के केस में आप लोगों को मालूम है जो न्यूट्रॉन पर चार्ज होता है वो कितना होता है, वो एक न्यूट्रल बॉडी है। कैसा है, वो एक न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी पे क्या होता है, चार्ज जीरो होता है। लेकिन अगर इसकी मास की बात की जाए तो मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है ये होता है बेटा आपके पास 1.67 ठीक है, 5 इंटू 10 टू पावर होता है आपके पास -27, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा कि जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन की कंपेयर में थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन इस पे क्या है, चार्ज नहीं है, ठीक। तो हम लोग ये समझ सकते हैं यहाँ पे कि अगर किसी बॉडी में क्या है हमारे पास मास है तो चार्ज का होना जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आप लोग प्रोटॉन ले सकते हैं, प्रोटॉन पे ना तो मास है ना फिर चार्ज है, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी है कि मान लो अगर हम किसी बॉडी में चार्ज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको मालूम है चार्ज प्रोड्यूस कब होगा, जब उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने का मतलब ये है कि या तो बॉडी से क्या हो आपके पास इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी पर जाए, या फिर क्या हो सकता है कि किसी दूसरी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के आए। मीन्स ये कि चार्जिंग हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि मान लो एक बॉडी आपके पास ए है, दूसरी बॉडी क्या है, बी है, ठीक। ए से निकल के कुछ इलेक्ट्रॉन बी पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर क्या हुआ, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। क्या हुआ, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है। और इसके पास क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन पहुंचे, इसके पास क्या हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं कि देखिए इलेक्ट्रॉन में चार्ज भी होता है और क्या होता है, मास भी होता है। तो बेटा अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया तो अपना एक इलेक्ट्रॉन के बराबर इसके अंदर क्या हुई, मास में डिफिशियंसी हो गई। क्या हो गई, मास में डिफिशियंसी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मास डिक्रीज कर गया। मास क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। और जिसमें इलेक्ट्रॉन गया उसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो उसका मास क्या हो जाएगा, उसका मास हो जाएगा इंक्रीज। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जब कहीं भी किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है या बॉडी चार्ज होती है तो उसका मास भी चेंज होता है। और चेंज कैसे होता है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के जाता है
वो बॉडी कही जाती है क्या बेटा, उसके अंदर मास की डिफिशियंसी होगी या मास की कमी आएगी। और जिसमें इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर हमारे पास मास में इंक्रीमेंट आएगा। मीन्स ये हम लोग ये ध्यान रख सकते हैं कि इन चार्जिंग प्रोसेस मास ऑफ द बॉडी चेंजेस, मास ऑफ द बॉडी चेंजेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। साथ साथ एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर क्या है हमारे पास बॉडी निगेटिवली चार्ज है, इफ बॉडी इज निगेटिवली चार्ज, अगर बॉडी आपके पास कैसी है, निगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आए हैं तो उसका मास क्या होगा, उसका मास इंक्रीज कर जाएगा, मास इंक्रीज कर जाएगा या इंक्रीज, ठीक है। लेकिन अगर बॉडी क्या है, निगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज है, तो इफ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, अगर बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो आप लोग क्या करेंगे भैया, सिंपल सी बात है, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल के गया है, निकल गया इसका मतलब क्या हुआ, उसका मास डिक्रीज कर जाएगा, मींस डिक्रीजेस, ठीक। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इनको आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, चार्ज आपके पास ये होता है बेटा, ठीक है, क्वांटाइज्ड। क्या होता है, क्वांटाइज्ड। इसका क्या मतलब है, चार्ज क्वांटाइज्ड का मतलब ये हुआ कि देखिए अगर आपके पास कोई बॉडी है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, तो आप दो टर्म पढ़े होंगे, एक टर्म पढ़े होंगे कंटिन्यूअस, एक टर्म पढ़े होंगे क्वांटाइज्ड, ठीक है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ कि किसी बॉडी से जो चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है वो लगातार निकल के जा रहा है। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या पढ़े होंगे कि चार्ज जो है एक सर्टेन अमाउंट में ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो अभी आप लोग पीछे जो हम लोग बात किए कि देखो जो चार्ज होता है, चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, इसको आप लोग बेटा बोलते हैं, ठीक है, ई। और इसे हम लोग कहते हैं फंडामेंटल चार्ज। क्या कहते हैं, फंडामेंटल चार्ज। थोड़ा समझिए फंडामेंटल चार्ज, इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए ये चार्ज का सबसे छोटा अमाउंट है जो फ्रीली एग्जिस्ट करता है। एक बात ध्यान रखिए, आगे क्वार्क आएगा तो हम बातें करेंगे, ठीक है। तो ये जो चार्ज का सबसे छोटा अमाउंट है जो फ्रीली एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल चार्ज, या फिर बोलते हैं क्वांटम ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं, क्वांटम ऑफ चार्ज। क्यों, क्योंकि चार्ज का छोटा अमाउंट ई ही। अब थोड़ा समझते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब क्या है। जैसे मान लो बेटा आपके पास एक बॉडी, ठीक है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो टोटल चार्ज है इसके अंदर, जो टोटल चार्ज, ये जो टोटल चार्ज होगा ये हमेशा इस स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब क्या हुआ कि या तो वो होगा 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 1000e, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वो हो जाए आपके पास 1.1। मीन्स ये कि चार्ज किसी भी बॉडी में या तो हो या फिर ट्रांसफर हो उससे, तो वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज होता है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज का मतलब ये हुआ कि अगर मान लेते हैं कि इस बॉडी में टोटल चार्ज हुआ वो Q इज इक्वल टू हो जाए हमारे पास इंटीग्रल टाइम्स ऑफ फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज। अब फंडामेंटल चार्ज आप लोग पढ़े ही हैं, ये क्या होता है, ये होता है आपके पास स्मॉल, ठीक है। तो इसका मतलब Q इज इक्वल टू कुछ इंटीजर इंटू ई। ध्यान रहे यहाँ पे कि n क्या है, n आपके पास एक इंटीजर है। क्या है, एक इंटीजर। अब बेटा ध्यान दीजिएगा, इंटीजर आप लोग पढ़े होंगे, इंटीजर क्या क्या होता है, इंटीजर आप लोग पढ़े होंगे ऐसे, प्लस में भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, इस तरह से हो सकती है चीजें, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, इस तरह से आपके पास लगातार चीजें हो सकती है, ठीक है। अब बात आती है इसका थोड़ा रिवर्स बात किया जाए। इसका मतलब ये हुआ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब कि देखो जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है वो चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है। मींस ई हो, 2e हो, 3 हो, -2e हो, -3 हो, लेकिन चार्ज कहीं फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। चार्ज, ठीक है, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट, cannot exist in decimal
और फ्रैक्शनल या और फ्रैक्शनल फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी बॉडी में चार्ज अगर ऐसे लिखा हो कि आपके पास है माइनस कुछ इस तरह से 1/5 की, तो ये गलत है, ऐसा चार्ज नहीं हो सकता, ठीक है। या फिर ऐसे लिखा हो 1.2 ई, ऐसा नहीं हो सकता किसी बॉडी में चार्ज, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है बेटा, चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग पीछे पढ़े थे, पीछे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़े थे कि देखो जो हमारे पास बॉडी का मास था वो स्पीड बढ़ाने पर चेंज हो रहा था या फ्रेम ऑफ रेफरेंस के चेंज करने पर चेंज हो रहा था, ठीक। तो यहां हम लोग बात करें, अगर यहां पे देखें हमारे पास कि देखिए जो चार्ज है इसकी स्पीड कुछ भी कर ले, इसका हमारे पास वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं चार्ज इज एन इनवेरिएंट क्वांटिटी, ठीक है। इनवेरिएंट का मतलब ये है कि व्हाट एवर द स्पीड ऑफ चार्ज, व्हाट एवर द स्पीड ऑफ चार्ज, स्पीड ऑफ चार्ज, ठीक है, इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज, ठीक है, विथ स्पीड या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या फिर क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बात ध्यान देंगे आप सब, ठीक है। जबकि मास के केस में क्या था बेटा, मास के केस में आपको याद होगा, मास के केस में मास चेंज हो रहा था स्पीड के साथ, लेकिन चार्ज चेंज नहीं होता, हम कुछ भी स्पीड कर दे इसकी फिर भी, ठीक है, ठीक। तो अब ये प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद देखिए एक इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ठीक है, ये होता है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज को थोड़ा हम लोग समझते हैं बेटा, ठीक है। तो जो आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो होती है, उसे हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। ये थोड़ा सा समझते हैं। देखो एक टर्म होता है स्पेसिफिक चार्ज, एक टर्म होता है आपके पास स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, थोड़ा समझ लीजिए। स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग जो चार्ज हो आपके पास और उसके मास का रेशियो, ये हमेशा क्या होता है, ठीक है, ये एक फिक्स वैल्यू आती है, इसे हम लोग बोलते हैं QIM। ये ध्यान देंगे। जैसे थोड़ा बात को समझिए, जैसे एक इलेक्ट्रॉन बात करें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, E, उसका मास होता है Ne। अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो चार्ज भी कितना हो जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा Ne फार्मूले से 10E, और मास कितना हो जाएगा, मास हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मींस क्या, 10 से 10 कैंसिल हो गया, QIM क्या आया, हमेशा फिक्स आया। तो इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है। जो स्पेसिफिक चार्ज है आपके पास, जो स्पेसिफिक चार्ज है, ये ध्यान देने की बात है, ये कई बार ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, नीट जेईई में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में राइज होता है। इसको आप लोग देखो पढ़ते हो QIM, ठीक। अब देखो आप लोग क्या पढ़े, क्यू तो जो है स्पीड के साथ चेंज नहीं होता, ठीक है। क्यू जो है आपके पास ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। जबकि हमारे पास क्या है, स्पीड कुछ भी कर दे, व्हाट एवर भी स्पीड, व्हाट एवर इट्स स्पीड, व्हाट एवर इट्स स्पीड। लेकिन मास के बारे में आप लोग क्या पढ़े बेटा, कि देखो जो मास होता है, मास दो तरह का होता है। एक आप लोग पढ़े होंगे क्या, एक पढ़े होंगे नॉन रिलेटिविस्टिक मास, नॉन रिलेटिविस्टिक मास, ठीक है। और दूसरा आप लोग पढ़े होंगे क्या, रिलेटिविस्टिक मास, रिलेटिविस्टिक मास, ठीक। जैसे आप लोग मैकेनिक्स में जो पढ़ते थे, मैकेनिक्स में जो बेटा मास पढ़ते थे, वो मास था नॉन रिलेटिविस्टिक मास, या उसी को हम लोग रेस्ट मास भी कहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, रेस्ट मास। थोड़ा आपको रिकॉल करा रहा है, देखो पीछे पीछे आप लोग पढ़े बेटा एक रिलेशन, m इज इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहां ध्यान दो, ध्यान से तो देखो, यहाँ पे जो मास है वो दो मास हो गए, एक है m नॉट, दूसरा है m, ठीक है। m नॉट क्या है, थोड़ा ये समझ लीजिए बेटा। तो m नॉट आपके पास जो है, m नॉट इसको हम लोग बोलते हैं बेटा नॉन रिलेटिविस्टिक मास या रेस्ट मास, रेस्ट मास। और दूसरे को बोलते हैं हम लोग क्या, रिलेटिविस्टिक मास, रिलेटिविस्टिक मास।
थोड़ा इसका मतलब समझ लीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, नॉन रिलेटिविस्टिक मास का मतलब है कि ऐसा मास जो स्पीड के साथ चेंज ना हो। ठीक है, मीन्स ये कि ये हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो बॉडी की स्पीड होती है वो बहुत ही कम होती हुई है। ठीक है, तो जो v बाई सी हो जाता है वो 10 to 0 हो जाता है। v बाई सी जब 10 to 0 जाएगा तो m आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, m नॉट के इक्वल। और जो m इज इक्वल टू m नॉट आता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रिलेटिविस्टिक मास, नॉन रिलेटिविस्टिक मास। ठीक, लेकिन एक बार इमेजिन करो, अगर जो बॉडी की स्पीड है वो इतनी हो कि सी के कंपेरेबल हो जाए, तो फिर v बाई सी तो बेटा मैटर करेगा, v बाई सी मैटर करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब v बाई सी की कुछ वैल्यू आएगी कि हाँ 1 माइनस v बाई सी करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, एक से छोटी आ जाएगी। एक से छोटी आने का मतलब क्या हुआ कि मास हमारे पास जो m है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और यही बात हम लोग कर रहे हैं कि अगर हमारे पास क्या हो जाए, कोई भी बॉडी का मास स्पीड के साथ चेंज हो जाए। यहाँ पे क्या होता है रिलेटिविस्टिक मास में, ठीक है, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी ये क्या होता है, ये चेंजेस विथ स्पीड, विथ स्पीड। अब यहाँ पे अगर बेटा मास अगर क्या हुआ, स्पीड के साथ चेंज हुआ, उस मास को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिविस्टिक मास बोलते हैं। इसी को हम लोग सिंबल में बेटा यहाँ लिखे हैं m और इसको क्या लिखे हैं, m नॉट। अब ध्यान दें, नॉन रिलेटिविस्टिक के केस में क्या होता है, हमारे पास m और m नॉट सेम होते हैं, तो हम कहीं भी नॉन रिलेटिविस्टिक नहीं बोलते, सिंपली मास बोलते हैं। सिंपली क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। लेकिन एक बार सोचो कि अगर मास भी स्पीड के साथ चेंज कर रहा है तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर मान लें कुछ समय के लिए, एग्जांपल के लिए, कि आपके पास जो v है वो हो जाए 10 to पावर 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जो c होता है बेटा क्या होता है, 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और इसको अगर हम लोग अप्रॉक्सीमेट ले तो कितना हो जाएगा, 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर थोड़ा सा इसका हम लोग रेशियो लो तो बेटा m कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर, दैट इज कितना 10 टू पावर 14 अपॉन कितना हो जाएगा 10 टू पावर 16। ठीक है, इसको जब आप लोग सॉल्व करो बेटा कितना आ जाएगा, ये m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ये कितना हो जाएगा बेटा 1 अपॉन ये 100 आ जाएगा। और इसको अगर आप लोग सॉल्व किए बेटा, यहाँ पे क्या आ गया, m इज इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ पे 10 अपॉन अंडर रूट 99 और कितना हो गया m नॉट। इससे आप लोग क्या कंक्लूजन पाए बेटा कि देखो यहाँ पे हमारे पास जो m है, m क्या हो गया, वो आ गया m नॉट से ज्यादा। कब, जब हम लोग क्या कर दिए, स्पीड को कंपेरेबल कर लिए किसके, c। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, रिलेटिविस्टिक के केस में जो बॉडी की स्पीड है वो मास को चेंज करती है। ठीक, कैसे चेंज करती है, अगर आपके पास, ठीक, अगर आपके पास यहाँ पर कि v जो है वो c से कंपेरेबल है तो उस केस में क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास जो रेशियो आता है ये 1 माइनस करके कम आएगा, तो m क्या आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्पेसिफिक चार्ज है ये भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जो स्पेसिफिक चार्ज है ये भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, क्यू बाई एम। ठीक, हम लोग क्या पढ़े हैं कि जो हमारे पास देखो बेटा दो केस बनते हैं, एक बनता है किसका, नॉन रिलेटिविस्टिक का। तो नॉन रिलेटिविस्टिक के केस में क्या होता है, ना तो आपका v चेंज हो, क्यू चेंज होता है, ना m चेंज होता है। जब दोनों नहीं चेंज होंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी, क्यू बाई एम। क्या रहेगा, क्यू बाई एम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास क्या हो जाए, ये हम लोग रिलेटिविस्टिक का केस कंसीडर करें तो m क्या होता है, बढ़ जाता है। m बढ़ने का मतलब क्या हुआ, क्यू बाई एम क्या हो जाएगा, ये आपके पास डिक्रीजेस कर जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, कब, रिलेटिविस्टिक के केस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान दें। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप लोग एकदम अच्छे से ध्यान दें। ठीक है, फिर अगली बात बेटा आपके पास है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि जो चार्ज होता है, जो चार्ज होता है, ठीक है, वो आपके पास स्केलर हो गया, क्वांटाइज हो गया। चार्जेस दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। तो बेटा कोई चीज अगर दो तरीके की है तो उस पर फोर्स भी क्या होगा, दो फोर्सेस आएंगे। जैसे मास केवल एक तरह का होता है पॉजिटिव मास, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स को, केवल और केवल कैसा फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। केवल कैसा होता है, वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग अगर बात करें नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या है बेटा कि देखो जो चार्जेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, तो उनपे जो फोर्सेस होंगे वो भी क्या होंगे, दो तरह के होंगे। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस ऑन द चार्जेस।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। ठीक है, आप लोग क्या क्या पढ़े हैं बेटा? एक पढ़े हैं क्या? एक पढ़े आपके पास क्या पॉजिटिव चार्ज और एक क्या पढ़े हैं निगेटिव चार्ज। तो सिंपल सी बात है, इनमें जो फोर्स भी आएगा वो क्या हो जाएगा? दो तरह का फोर्स आएगा। ठीक है, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, एक आपके पास क्या होता है बेटा? एक होता है फोर्स होता है अट्रैक्टिव, दूसरा क्या होता है रिपल्सिव। एक क्या होता है अट्रैक्टिव और दूसरा क्या होता है रिपल्सिव। इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि आगे इन्हीं पे बेस्ड कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। अट्रैक्टिव कब होता है? जब दोनों चार्जेस कैसे हों? अपोजिट पोलरिटी हो। कैसे हो? अपोजिट पोलरिटी के। ठीक है, दोनों चार्जेस कैसे हों? अपोजिट पोलरिटी के हों, तो वो क्या करते हैं? वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ऐसा कब पॉसिबल बेटा? व्हेन दे आर ऑफ अपोजिट साइड, ऑफ अपोजिट साइड। दूसरे तरफ हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि जो आपके पास अपोजिट चार्जेस हैं वो हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है? रिपल्सिव कब आएगा? जब दोनों चार्जेस या तो क्या हो? प्लस हो, या फिर दोनों कैसे हो? दोनों आपके पास कैसे हो? माइनस हो। तो फिर ये क्या करेंगे? ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। मीन्स ये कि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। थोड़ा इस बात को समझ लेते हैं हम लोग ऐसे डायरेक्ट। अट्रैक्ट और रिपल्सन का क्या मतलब है? जैसे मान लो बेटा आपने एक चार्ज रख दिया माइनस के ऊपर, एक चार्ज रख दिया कितना? प्लस के। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? ये अपोजिट चार्जेस को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अब अट्रैक्ट करेंगे तो कैसे अट्रैक्ट करेंगे? थोड़ा इस बात को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, अट्रैक्ट करने का सेंस ये है कि देखिए, अट्रैक्ट करने का सेंस यहाँ पे ये है, जैसे मान लो ये दो चार्जेस हमारे पास है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये वाला जो है इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये ऐसे भागते हुए आएगा। ठीक है, और ये वाला क्या करेगा? ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा तो इधर भागते हुए आएगा। तो दोनों क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। मींस अट्रैक्ट जब भी होगा तो चार्जेस क्या आएंगे? पास पास आएंगे। ठीक है, रिपल्सिव का क्या मतलब होगा बेटा? देखो मान लो अगर ये भी चार्ज आपके पास है, ये भी चार्ज पास है, तो क्या करेंगे? ये इस पर फोर्स लगाएगा बाहर की ओर, ये ऐसे जाएगा, और इस पर जो फोर्स लगाएगा वो ऐसे जाएगा, तो दोनों क्या होंगे? दूर दूर भागेंगे। क्लियर है? तो ये हमारे पास हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन। क्लियर है? फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम लोग कि देखो, जब हमारे पास जो चार्जेस हो गए दो तरह के हो गए, तो उसपे जो फोर्सेस हो गए दो तरह के, एक हो गया अट्रैक्टिव, एक हो गया रिपल्सिव। अब क्वेश्चन राइज होता है कि बताइए क्या अट्रैक्टिव और रिपल्सिव में क्या दोनों फिनोमेना हमेशा होंगे? ठीक है, तो ट्रू टेस्ट कौन सा है? अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है? तो ये आप ध्यान दीजिए कि नेक्स्ट जो आपके पास ठीक है पॉइंट है कि जो ट्रू टेस्ट होता है हमेशा वो होता है आपके पास अट्रैक्शन, रिपल्सन नहीं होता है। ये ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या है कि देखो, जो ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन होता है वो हमेशा कौन होता है? वो होता है आपके पास, ठीक है, श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज रिपल्सन, वो अट्रैक्शन नहीं होता। यहां आप लोग एक चीज ध्यान देंगे। ठीक है, मीन्स रिपल्सन हमेशा होगा जबकि अट्रैक्शन हमेशा पॉसिबल नहीं है। तो जो ट्रू टेस्ट है वो कौन सा होता है? रिपल्सिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग नाम देते हैं पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनहिलेशन। पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनहिलेशन। तो देखिए पीछे आप लोग पढ़े हैं, पीछे पढ़े ये हैं कि देखिए, जब भी आपका क्या होता है, जो हमारे पास रेडिएशन होता है वो मैटर से इंटरेक्ट करता है, तो उस फिजिक्स की ब्रांच को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी। मीन्स क्या? इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी। वो फिजिक्स की एक नई ब्रांच, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ठीक है, द इंटरेक्शन ऑफ ठीक है रेडिएशन विथ मैटर। ठीक है, इस टर्म को हम लोग फिजिक्स में क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं एक नई ब्रांच इसको, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अब यहां हम लोग बात करेंगे कि देखिए, अगर लाइट जो है वो मैटर से इंटरेक्ट करती है,
ठीक है। इंटरेक्ट करने के बाद कौन कौन से फिनोमेना पॉसिबल हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा हमारे पास जो लाइट है या रेडिएशन है उसकी एनर्जी कितनी है, ठीक है। तो अगर बेटा मान ले कि हमारे पास ये रेडिएशन हुआ, ये रेडिएशन हो गया, इस रेडिएशन के हमारे पास मान लेते हैं, ठीक है, इस रेडिएशन के हमारे पास मान लेते हैं कुछ एनर्जी है, मान लेते हैं h, ठीक है। तो और ये क्या है आपके पास, ये कोई मैटर है, ये क्या है, कोई मैटर, ये इससे आया इंटरेक्ट किया, ये इससे आया क्या हुआ, इंटरेक्ट कर लिया। इंटरेक्ट करने पर, ठीक है, तीन तरह के फिनोमेना होंगे, तीन तरह के फिनोमेना होंगे, ध्यान दीजिए। एक आप लोग पढ़े होंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, नाम तो सुने होंगे कि जब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मेटल पर सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, तो वहां पे क्या होता है पास, अगर वो सुटेबल फ्रीक्वेंसी भी वर्क फंक्शन से ज्यादा कि अगर उसकी क्या हो, फ्रीक्वेंसी हो, इंसिडेंट कराते हैं, तो वहां से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उस फिनोमेना हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अब बात आती है कि एनर्जी कितनी होनी चाहिए, तो आप लोग पढ़े होंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो एनर्जी होती है वो होती है कितना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आर्डर, कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आर्डर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, आप लोग एक चीज और पढ़े होंगे कि जब क्या होता है हमारे पास हाई एनर्जी का हमारे पास रेडिएशन, ठीक है, डाला जाता है, ठीक है। तो एक चीज और आता है आपके पास यहाँ पे, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेशली बेटा, उसे हम लोग बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन, क्या बोलते हैं, पेयर प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें दो चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, कब, जब मैटर को हम लोग क्या करते हैं, रेडिएशन को डाल देते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन के केस में हमारे पास, यहां ध्यान दीजिएगा, पेयर प्रोडक्शन केस में जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी का जो आर्डर होता है बेटा, वो होता है आपके पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और तीसरा आपके पास बेटा होता है एक्सरे। एक्सरे में क्या करते हैं हम लोग, वहां भी क्या करते हैं, एनर्जी डालते हैं, तो जो हमारे पास जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आर्डर। तो तीन फिनोमेना पॉसिबल है, उन फिनोमेना से एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है पेयर प्रोडक्शन। क्या है, पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन में क्या करते हैं हम लोग, मैटर लिए, मैटर पे क्या कर दिए बेटा, रेडिएशन को इंसिडेंट करा दिए। जैसे ही रेडिएशन इंसिडेंट हुआ, ठीक है, तो रेडिएशन इंसिडेंट होने पर होता क्या है कि देखिए ये मास डिसअपियर हो जाता है, यहाँ से जो मैटर का मास है वो क्या हो गया, वो डिसअपियर हो गया, और क्या दे दिया आपके पास बेटा, वो दे दिया यहाँ पे, ठीक है, जो रेडिएशन हमारे पास है, रेडिएशन मैटर से इंटरेक्ट किया, रेडिएशन का काम खत्म, वो यहाँ पे प्रोड्यूस कर दिया क्या, पार्टिकल्स, ठीक है। एक पार्टिकल प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रॉन, और दूसरा क्या प्रोड्यूस होता है, उसका एंटी पार्टिकल, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, पॉजिट्रॉन। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग रेडिएशन को डाले और क्या प्रोड्यूस हो गया यहाँ पे, यहाँ प्रोड्यूस हुआ आपके पास पार्टिकल्स, और पार्टिकल क्या होते हैं, मैटर होते हैं, ठीक है। मींस यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आपसे एनर्जी का कन्वर्जन किसमें हो गया, मास में हो गया, क्या हो गया, मास में हो गया, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग, ठीक है, पेयर प्रोडक्शन। लेकिन ध्यान रहे, पेयर प्रोडक्शन केस में जो एनर्जी होगी वो होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आर्डर की। इन केस आप यहाँ पे बात करें अगर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के प्रोडक्शन के लिए, तो जो एनर्जी इंसिडेंट हो रही है उस एनर्जी का जो वैल्यू है वो कितनी होती है, ये एनर्जी होती है इज इक्वल टू 1.02 MeV। ये बात ध्यान रखिएगा, पेयर प्रोडक्शन के लिए मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए, 1.02 MeV, ठीक है। इससे ज्यादा डालेंगे तो होगा, लेकिन ये क्या है, एक तरह से मिनिमम एनर्जी है। तो क्या आपके पास प्रोड्यूस होगा, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। मींस पेयर प्रोडक्शन क्या है, ठीक है, कि जब हम लोग क्या करते हैं हाई एनर्जी का रेडिएशन किसी मैटर में डालते हैं, तो उसमें से क्या होता है, दो पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं, एक को इलेक्ट्रॉन, एक उसका एंटी पार्टिकल क्या होता है, पॉजिट्रॉन, ठीक है। आप लोग ये चीज जानते होंगे कि देखो जो हमारे पास पार्टिकल और एंटी पार्टिकल होते हैं उनके मासेस सेम होते हैं, उनके मासेस क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन चार्जेस क्या होता है, पॉजिटिव। जैसे आप लोग देखे होंगे कि इलेक्ट्रॉन पर हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखते हैं E-, पॉजिट्रॉन कैसे लिखते हैं, E+, ठीक है। तो ये बातें आप लोग समझ गए होंगे। फिर दूसरा टर्म है उसका ठीक रिवर्स, पेयर एनहिलेशन। क्या बोलते हैं, पेयर एनहिलेशन। तो पेयर एनहिलेशन में क्या करते हैं बेटा हम लोग,
कि यहां पर क्या करेंगे, ये जो हमारे पास दो पार्टिकल एंटी पार्टिकल हैं, इनको आपस में क्या कर दें, ठीक है, आपस में रिएक्ट करवा दें, तो ये क्या हो जाते हैं, ये आपस में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ ठीक है, पेयर प्रोडक्शन, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, जब रिवर्स प्रोसेस करें, मतलब ये मतलब हुआ कि अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन को आपस में मिला दें तो क्या हो जाए, आपके पास गामा फोटॉन बने। ध्यान रहे, यहां दो गामा फोटॉन बनेंगे और वहां एक गामा फोटॉन थे, ठीक। इसलिए ऐसा है कि इनका जो मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम, वो क्या रहना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए। न्यूक्लियर रिएक्शन का फिनोमेना होता है। ध्यान दीजिएगा कि किसी भी रिएक्शन का तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, इसलिए हमें क्या होगा, दो फोटॉन निकलते। क्लियर है, ये बातों को आप लोग उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है कि अब हमारे पास चार्ज की जितनी प्रॉपर्टी लोग समझ लिए हैं, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि देखो जो चार्ज होता है बेटा, वो चार्ज हमारे पास, ठीक है, कंजर्व होता है। क्या होता है, कंजर्व होता है। इसका कोई मतलब समझ लीजिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, एक होता है पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक प्रॉपर्टी क्या होती है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसको समझ लीजिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये हुआ बेटा, ठीक है, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा कंजर्व होता है, ठीक है। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व। तो आप लोग पीछे ही पढ़े होंगे, एनर्जी कंजर्वेशन पढ़े, ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़े हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़े हैं। तो ये क्या है, एक आपके पास यूनिवर्सल लॉ है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व होता है। मींस इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम, the total charge is always conserved, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम लोग पीछे ले सकते हैं बेटा, देखो समझो, यहां हम लोग क्या किए थे, जब मैटर लिए थे तो मैटर कैसा था, इस पर चार्ज था बेटा जीरो, न्यूट्रल होता है मैटर, क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है, तो एटम से क्या फॉर्म होता है हमारे पास, वो फॉर्म होता है मैटर, तो उस पर चार्ज क्या है, जीरो। जब हमने इस पे एनर्जी डाला बेटा, जब हमने इस पे क्या डाला, एनर्जी डाला, तो आपके पास क्या प्रोड्यूस हुआ, एक प्रोड्यूस हुआ पॉजिट्रॉन और एक उसका एंटीपायर, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इन दोनों को देखो कितना है, इक्वल और अपोजिट चार्ज। अगर इन दोनों को हम फिर से मिला दें, तो आप लोग पढ़े होंगे, जब फिर से मिला तो क्या बोलते हैं, पेयर एनिहिलेशन। क्या बोलते हैं, पेयर एनिहिलेशन, ठीक है। जब इनको फिर से हम लोग मिला देंगे बेटा, तो क्या हो जाता है, फिर से न्यूट्रल बन जाता है, गामा। गामा मतलब क्या होगा, फिर से क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। मीन्स पहले न्यूट्रल था, हमने एनर्जी डाला, चार्ज प्रोड्यूस किया, इस पे हुआ +1 चार्ज, इस पे हुआ कितना, ये हो गया -1 चार्ज, फिर दोनों को मिलाया क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो ये आपके पास क्या है कि चार्ज हमेशा क्या रहता है बेटा, कंजर्व रहता है। ये आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि देखिए, जो अब बात आती है कि हमारे पास जो चार्जेस हैं वो किससे मिलके बने, चार्जेस जो हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो आप लोग पढ़े होंगे बेटा कि देखो, जो चार्जेस होते हैं, ठीक है, आप लोग मान ही पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, वो आपके पास फंडामेंटल पार्टिकल है, लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, क्या, तो आप लोग पढ़ते हैं नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है ये नहीं मालूम, ठीक है, क्योंकि देखो, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की, ऐसे पार्टिकल जिनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है, स्ट्रक्चर लेस होते हैं और बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। और फंडामेंटल पार्टिकल में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, फंडामेंटल है, जबकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो बेटा आपके पास किससे मिलकर बने हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर बने होते हैं क्वार्क से। तो जितने भी आपके पास चार्जेस हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं बेटा, क्वार्क से। तो क्वार्क क्या होते हैं, एक तरह से वो भी सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है। तो जो क्वार्क होते हैं बेटा, वो 6 क्वार्क होते हैं। पहला क्वार्क होता है आपके पास, पहला क्वार्क आपके पास होता है, उस क्वार्क को हम लोग बोलते हैं बेटा, पहला क्वार्क जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग बेटा अप क्वार्क, ठीक है, अप क्वार्क, ठीक है। अप क्वार्क को हम नॉर्मली ऐसे यू से डिनोट करेंगे,
ठीक है, तो इसका जो एंटी क्वार्क होगा उसे बोले क्या, एंटी अप क्वार्क। ठीक, जो अप क्वार्क होता है उसकी वैल्यू होती है बेटा +2/3। ठीक है, और हमारे पास जब एंटी का लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ध्यान रहे, प्लस मतलब हुआ, ठीक है, क्वार्क की वैल्यू, माइनस मतलब हुआ एंटी क्वार्क की वैल्यू। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा होता है इसका एंटी पार्टिकल, उसे हम लोग बोलते हैं बेटा डाउन क्वार्क। क्या बोलेंगे, डाउन क्वार्क। डाउन को हम लोग बेटा डी लिखेंगे, तो उसका जो एंटी क्वार्क होगा उसे क्या लिखेंगे, डी बार लिखेंगे। ठीक है, इस पर जो चार्ज होता है बेटा डाउन पर होता है -1/3। ठीक है, तो जो डाउन पर होगा वो कितना हो जाएगा, एंटी डाउन पर वो हो जाएगा आपके पास कितना, +1/3। क्लियर है। फिर दूसरा आपके पास तीसरा पार्टिकल है यहाँ पे, ठीक है, अप हो गया, डाउन हो, फिर टॉप होता है। टॉप को हम लोग बेटा क्या लिखते हैं, टी लिखते हैं। ठीक है, तो इसका जो एंटी पार्टिकल हो जाएगा क्या हो जाएगा, एंटी टॉप। उसकी वैल्यू होती है बेटा कितना, 2/3 प्लस। ठीक है, जो एंटी होगा उसको क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, टॉप का क्या होता है, बॉटम होता है। क्या होता है, बॉटम होता है चौथा। ठीक है, बॉटम को क्या लिखते हैं बेटा, बी लिखते हैं। तो उसका जो एंटी पार्ट होगा उसको क्या लिखेंगे, ठीक है, एंटी बॉटम। ठीक है, एंटी बॉटम की वैल्यू कितनी होती है बेटा, मतलब देखो -1/3 होती है आपके पास बॉटम की, तो उसकी कितनी हो जाएगी, +1/3। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है फिफ्थ, इसको बोलते हैं चार्म क्वार्क। चार्म, आप सुनो ना, चार्म मतलब क्या होता है, ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये होता है चार्म क्वार्क। ठीक है, चार्म को जो एंटी पार्टिकल होगा एंटी चार्म। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू होगी +2/3 चार्म की, और क्या होगा, एंटी का लगाना होगा, क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपके पास सिक्स नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ क्वार्क। स्ट्रेंथ को यस लिखेंगे बेटा। ठीक है, और उसका जो होगा एंटी स्ट्रेंथ हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है बेटा आपके पास स्ट्रेंथ का होता है 1/3। ठीक है, माइनस का, फिर उसका क्या हो जाएगा, एंटी हो जाएगा +1/3। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे प्लस का मतलब हुआ क्वार्क, और जो नीचे लिखी वैल्यू उसका मतलब हुआ एंटी क्वार्क। तो ये सारी बातें को आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि देखो हमारे पास जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है वो भी क्या होते हैं, क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। किससे बने होते हैं, क्वार्क से। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोटॉन होता है बेटा वो बना होता है 2 अप क्वार्क से। जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का चार्ज आप कितना पढ़े हैं, +E पढ़े हैं। तो इसके लिए क्या होता है बेटा, ये 3 हमारे पास क्या होता है, 3 क्वार्क से मिलकर बना होता है। ठीक है, और जिन क्वार्क से को बरयान बोलते हैं। तो ये होता है, इसका बेटा हम लोग क्या लिखते हैं, UUD लिखते हैं। ठीक है, अब बात आई न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन पे देखो क्या होगा, न्यूट्रॉन पे हमारे पास क्या होता है, इस पर चार्ज होता है न्यूट्रॉन, तो इसमें क्या होता है, UDD हो जाता है। क्या हो जाता है, UDD। ध्यान देंगे। ठीक है, इसको तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन किससे मिलकर बने बेटा, वो मिलके बने हैं आपके पास किससे, क्वार्क से। किससे मिलकर बने होते हैं, क्वार्क से। ठीक है, जो प्रोटॉन होता है वो 2 अप 1 डाउन से बना होता है, जो न्यूट्रॉन होता है 1 अप और 2 डाउन से। कैसे, देखिए अप का चार्ज होता है कितना, 2/3, इस पर भी कितना हो गया 2/3, इसको लोग निकाल सकते हैं आराम से। देखो इस पे चार्ज हो गया +2/3, कि इस पे भी कितना हो गया +2/3। ठीक है, और डी पे कितना होता है -1/3। इसको कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है बताइए, ये आपके पास कितना आ गया, ये हो गया 4/3 -1 कितना है 3/3, दैट इज E। दैट इज कितना आ गया E। ठीक, इसी तरह से ये भी हो गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है कि चलिए ठीक है, इन बातों को हम लोग समझिए बेटा कि जो चार्जेस होते हैं वो हमारे पास क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। ध्यान रहे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन आपके पास फंडामेंटल पार्टिकल है। कैसा पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल है। ठीक है, अब आप लोग हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि देखो हमारे पास जितने भी मैटर हैं, जितने भी मैटर हैं वो सब के सब किससे बने होते हैं बेटा, जितने भी मैटर हैं वो मैटर बने होते हैं बेटा किससे, एवरी ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स। किससे मिलकर बने होते हैं, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जितने भी मैटर हैं वो सब किससे बने होते हैं, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और सभी के सभी हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सभी के सभी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा वो किससे मिलकर बने होते हैं हमारे पास, वो मिलकर बने होते हैं एटम से। ठीक है, मीन्स क्या हुआ कि देखो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हुआ, जो मॉलिक्यूल्स हुआ वो मिलके बना किससे बेटा, वो मिलके बना, वो मिलके बना हमारे पास किससे बेटा, वो मिलके बना एटम से। ठीक है, जो एटम हुए किससे मिलकर बने बेटा, न्यूक्लियाई और किससे मिलकर बने, न्यूक्लियाई और किससे, इलेक्ट्रॉन से। ठीक है,
तो आप लोग पढ़े होंगे कि जो न्यूक्लियस होता है वो किससे मिलकर बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। किससे मिलकर बना होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब बात आती है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन किससे मिलकर बने? तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन हम लोग किससे मिलकर बने बनाते हैं? क्वार्क से। ठीक है, किससे मिलकर बने? क्वार्क से। ठीक है, और क्वार्क और इलेक्ट्रॉन का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, तो इन्हीं को हम दोनों को क्या बोलते हैं बेटा? फंडामेंटल पार्टिकल। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है, अब फंडामेंटल मतलब क्या हो बेटा? यही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, इनका कोई अपना स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल। कई बात लिखे है, एटम्स आर मेड ऑफ न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियाई आर मेड ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन हम लोग किससे मिलकर बनते हैं? क्वार्क से। क्वार्क और इलेक्ट्रॉन ये आपके पास क्या है? ये आपके पास हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो ध्यान दीजिएगा इन सब बातों को। आप कहां से कहां पहुंच गए? मैटर से मॉलिक्यूल्स पर, मॉलिक्यूल से एटम्स पर, एटम से कहां पहुंच गए बेटा हम लोग? हम लोग पहुंच गए न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन पर, और न्यूक्लियाई से पहुंच गए कहां? प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे। प्रोटॉन न्यूट्रॉन से कहां पहुंच गए? क्वार्क पर। और क्वार्क और इलेक्ट्रॉन ये क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल है। ये स्ट्रक्चरलेस होते हैं। कैसे होते हैं? स्ट्रक्चरलेस होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं? सिंपल होते हैं, और ये किसी और चीज से बने नहीं होते। ठीक है, दे आर नॉट मेड फ्रॉम एनीथिंग। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास चार्ज के बारे में एक बेसिक स्ट्रक्चर था। ठीक है, चीजों को हम लोग समझ लिए अच्छे से। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए बेटा, ये हमारा चैनल है, ठीक है, लोटस स्टडी सेंटर, इसको सब्सक्राइब करिए। आगे के वीडियो इसको आपको लगातार मिलते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू।